हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हमने CDPA का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है जो कि 2011 का पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम लोग भाषा 1 यानी कि हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 का पेपर है ये प्रीवियस ईयर। तो हम लोग देखेंगे कि 2011 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। अधिकतर वैसे मुझे लगता है कि हिंदी में यूपी टेट में तो ग्रामर ही पूछते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रामर के ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए खैर ये भी देख लेते हैं। ग्रामर भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए उसमें ग्रामर आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है अपमान। निर्देश दिया है दोस्तों, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 31 से 33 निर्देश के अनुसार करना है। निर्देश में क्या है तो दे रखा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखें। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका उपसर्ग चुनना है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है अपमान। अपमान का उपसर्ग चुनना है हमें। तो अपमान का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग किसे कहते हैं फ्रेंड्स, पहले ये तो जान लीजिए। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में जुड़कर किसी सार्थक अर्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके साथ जुड़कर किसी नए सार्थक शब्द का निर्माण करता है। तो यहाँ हमारा उपसर्ग के बारे में पूछा है, इसलिए उपसर्ग का बताएंगे हम लोग। अपमान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अव, दूसरा है उप, तीसरा है अति या फिर चौथा है अप। तो मान शब्द हो गया, मान मुख्य शब्द हो गया और इसके साथ अप उपसर्ग जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अप जोड़ मान जोड़ के अपमान हो गया, अप उपसर्ग है इसमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं दूरवस्था। दूरवस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें देखते हैं दूस उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है, अव उपसर्ग है या फिर दू उपसर्ग है। तो दूरवस्था में दूर उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तीसरा है पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है परी, प्र, परा या फिर आ। तो पराजय में इसमें कौन सा उपसर्ग होगा फ्रेंड्स? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पराजय में परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो पराजय बन गया है। जय का अर्थ होता है विजेता, यानी कि युद्ध में विजेता होता है किसी चीज़ का भी विजेता, और परा उपसर्ग लगा दिया गया तो पराजय हो गया, यानी कि हार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, यानी कि 4 है, इसमें हिंदी में है। द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या फिर पीताम्बर। द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा? तो द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवग्रह। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसके शब्दों में पहले संख्या होता है, यानी कि संख्यावाचक शब्द को द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ नवग्रह उदाहरण जो दिया गया है, 9 ग्रहों के समाहार को नवग्रह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी जो हमारी है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, यही पूछा है। ऑप्शन है 6, 5, 7 या फिर 4। तो यहाँ सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे कि निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए हम छोटा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यानी कि 37 दे रखा है यहाँ पर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला डैश चिन्ह है। तो आकाश और पाताल के बीच जो चिन्ह दिया गया है, यानी कि संकेत दिया गया है, वह किस प्रकार का चिन्ह है?
ऑप्शन है अल्प विराम चिन्ह, विस्मयाति बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। तो ये जो चिन्ह आकाश और पाताल के बीच में लगा हुआ है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? नई शब्द सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो इसमें नई जो शब्द दिया गया है वो नई शब्द विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत में ही लिखे जाते हैं। और तद्भव किस शब्द को कहते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो जिनका हम हिंदी में उच्चारण करते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द पूछा है, इसलिए तत्सम शब्द को बताना है। ऑप्शन है आम्र, दूध, शहीद या फिर खिड़की। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? तो यहाँ आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। देखिए आम्र दिया है, आम्र को हिंदी में हम आम बोलते हैं। तो आम जो है यह तद्भव शब्द हो गया और आम्र है इसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दूध जो दिया है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा दुग्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ तद्भव शब्द दिया गया है। तो तद्भव कौन सा शब्द होगा? जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और तत्सम शब्द वो होते हैं जिन्हें हम संस्कृत में उच्चारण करते हैं। तो यहाँ तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बैंक, दूसरा है अमीर, तीसरा है अग्नि या फिर चौथा है मुँह। तीन में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ जो तद्भव शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी कि मुँह। मुँह तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिया गया है नीचे, इनमें से कौन सा है? एक ऑप्शन है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य का। तो ऑप्शन है दिनकर, रवि, अंशुमाली या फिर यामिनी। तो इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यामिनी जो है यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी दिनकर, रवि और अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है मनः जोड़ रथ, जोड़ भी कहते हैं दोस्तों, या फिर यहाँ धन कहेंगे, मनः धन रथ। दूसरा है मनः धन ओरथ, तीसरा है मनो धन रथ या फिर चौथा है मन धन रथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, मनः धन रथ यानी कि मनोरथ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का। तो यहाँ विद्यार्थी जो उदाहरण है वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि यह स्वर संधि है और स्वर में भी दीर्घ संधि है। विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, दिग्भ्रम। दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम किस प्रकार का उदाहरण है? विसर्ग संधि का, आयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यन स्वर संधि का। दिग्भ्रम जो उदाहरण है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी कि दिक् प्लस यहाँ इसका संधि होगा फ्रेंड्स दिक् धन भ्रम। फिर से बता देते हैं दोस्तों सही से, दिग्भ्रम का उदाहरण है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि किस प्रकार से हुआ? तो इसका संधि होगा दिक् धन भ्रम, तो इसका शब्द मिलकर हो गया दिग्भ्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर
अपादान कारक है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि छत से बिल्ली अलग होती है। जब वो अलगाव की बात की जाती है तो वह अपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट है। यह अपादान कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। उसे क्या कहते हैं? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या फिर अश्वारोह। तो यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, शैव कहते हैं। शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, या फिर जो किसी भी उपासना नहीं करता, यानी कि जो किसी की भी उपासना नहीं करता है। तो शैव हम इसमें किसे कहेंगे? तो शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, यानी कि शिव की उपासना यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोगों को शैव कहा जाता है, शैव धर्म होते हैं। और विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहेंगे और शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, दूसरा है जिसकी चाल ठीक ना हो, तीसरा है जो बहुत बोलता है, या फिर चौथा ऑप्शन है जो चुप रहता है। तो इसमें वाचाल हम किसे कहेंगे? तो वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता है, उसे हम वाचाल कहते हैं। और कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द क्या है? ऑप्शन है क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 50 से 52 जो प्रश्न है वो निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है इनमें से। तो 50, 51 और 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं ये भी। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों, अनुषंगिक। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का दिया गया है उसी शब्द का चयन करना है। अनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक और अनुषंगिक किस प्रकार का? इसमें से चारों में से कौन सा अनुषंगिक सही वर्तनी वाला शब्द होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अनुषंगिक सही शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी दी गई है इसमें। दूसरा है अंताक्षरी। अंताक्षरी में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अंत्याक्षरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अंत अक्षरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंताक्षरी। तो इसमें से कौन सा राइट है? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बी अंत्याक्षरी कहते हैं, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला शब्द है सुषमा। सुषमा में से कौन सा इनमें से सुषमा का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है सुषमा का वो ऑप्शन नंबर ए है। सुषमा जो लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे फिर से निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 53 से 55। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनना है। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें प्रत्यय चुनना है। प्रत्यय किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये तो मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है ओड़ा, बी है अक्कड़, तीसरा है आक, या फिर चौथा ऊ। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डिबिया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है ईया, ऊ प्रत्यय,
आई प्रत्यय या फिर ई प्रत्यय। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ इया प्रत्यय लग गया है। डिबिया, डिब्बा जो शब्द है उसमें इया प्रत्यय लगाकर डिबिया बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, अक, उक, उक या फिर अक। इसमें से बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उक। उक का अर्थ बादल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है नीरद, नीरज, अम्बुज या फिर अम्बु। तो यहाँ इंद्रियों को जीतने वाले को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, इसलिए इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे, तो उसे हम नीरद कहेंगे। इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है, यहाँ भी वही प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमें चूज करना है। तो इंद्रियों को जीतने वालों के लिए कौन सा शब्द सही है, उसे दूरदर्शी कहेंगे, दत्तचित्त कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे या फिर जितेंद्रिय कहेंगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इंद्रियों को जीतने वालों के लिए जितेंद्रिय शब्द सही है। अगला प्रश्न है, आहा। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है। तो आहा शब्द क्या है इनमें से, तो आहा अव्यय शब्द है। और इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है ये विषमयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, और यह आहा जो शब्द होगा वो अव्यय होगा, ना कि संज्ञा सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द चुनना है। ऑप्शन है नदी, पानी, इलायची और प्यास। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, नदी होगा, पानी होगा, इलायची होगा या फिर प्यास होगा। तो पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और लास्ट प्रश्न है आज का। पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन है प धन अवन, दूसरा है प धन वन, तीसरा है पो धन अन या फिर चौथा है प धन अन। तो इसमें से कौन सा पवन का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ जो पवन का सही संधि विच्छेद है वो है पो धन अन, यानी कि पवन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि 2011 के प्रश्न थे, और इसमें हिंदी में व्याकरण ही पूछे गए हैं, सारे प्रश्न व्याकरण से ही हैं, पेडागोजी नहीं आई है इसलिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।